हेलो फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं एसएससी जेएसटी पेपर 1 का रिज़ल्ट आ चुका है। आशा करते हैं आप सेकेंड फेज़ के लिए क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुके होंगे। फ्रेंड आप ये भी जानते हैं कि 3000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स का इसमें सिलेक्शन हुआ है, जबकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, लगभग 450 के करीब है। तब सिलेक्शन रेशियो क्या है, सिलेक्शन रेशियो लगभग 7 के करीब है। ठीक है, अर्थात 7 में एक कैंडिडेट का ही चयन होना है। तब यह बात पूरी तरह से जाहिर है कि कंपटीशन काफ़ी टफ है। ठीक है, जिनका स्कोर कम है, जिनका स्कोर हाशिए पर है, उनको अपने एफर्ट्स को दोगुना ही नहीं तिगुना चौगुना पाँचगुना करना होगा, तभी उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। और जिनका बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है, 160 प्लस के करीब आ रहा है, तो उनको अपनी गति को बनाए रखना है, अपना परफॉर्मेंस इसी तरह से पेपर 2 के लिए देना है, ताकि वह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके फाइनली चयनित हो सके। ओके फ्रेंड, हम लोग आज के इस वीडियो सेशन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट निबंध के बारे में चर्चा करेंगे, काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। और जो निबंध का शीर्षक है वह है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव, ओके, अर्थात आज़ादी के अमृत महोत्सव के मायने, उद्देश्य। ठीक है फ्रेंड, जो ऐसे का टॉपिक है मेरे विचार से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको इस पर निबंध लिख लेने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। फ्रेंड, हम लोग काफ़ी डिटेल में इस टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग नॉलेज गेन करेंगे, क्योंकि ज्ञान ही आपको 500 शब्दों में लिखने के लिए मदद करेगा। ओके, हम लोग इससे रिलेटेड किस तरह से प्लान बनाएंगे, हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले आपको तो ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन देने हैं, अर्थात आपको प्रस्तावना लिखने हैं। प्रस्तावना जो होना चाहिए वो पूरी तरह से इस टॉपिक के इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए। काफ़ी ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन देना है, आपको बताना है कि ये जो शीर्षक है वो किस तरह का शीर्षक है, इसके बारे में आप क्या लिखने के लिए जा रहे हैं आगे। ठीक है, और विषय विस्तार में इसी पर ही ध्यान रख करके विषय विस्तार पर आपको जाना है। इसलिए फ्रेंड, काफ़ी बेहतरीन तरीके से इंट्रोडक्शन को या प्रस्तावना को लिखना है, ताकि पूरी तरह से जो आइडिया जो है शीर्षक में, उस आइडिया को आप पेश कर सके इंट्रोडक्शन में, भूमिका में या प्रस्तावना में। ठीक है, ये सबसे पहले हम लोग इस पर टिप्पणी लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग क्या लेंगे, पृष्ठभूमि लेंगे, बैकग्राउंड लेंगे। क्योंकि फ्रेंड, ये जो ऐसे का टॉपिक है वो दरअसल आज़ादी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आज़ादी के समय में भारत कैसा था, किस तरह के उस समय प्लेजेस लिए गए थे, वादे किए गए थे जनता से। आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू ने एक काफ़ी ऐतिहासिक भाषण दिया हुआ था, उन्होंने ए ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी करके उसका शीर्षक था। जब उनका स्पीच चल रहा था, तो वो अपने स्पीच का जो शीर्षक दिए हुए थे वो ट्विस्ट विथ डेस्टिनी। ओके, ये काफ़ी पॉपुलर रहा पूरे वर्ल्ड में। उन्होंने इस बात को कहा कि भारत उस समय आज़ादी का जश्न मना रहा है जब लगभग आधी दुनिया सो रही है। ये जो वक्तव्य था उनका वो काफ़ी पॉपुलर रहा, पूरा भाषण ही उनका काफ़ी पॉपुलर रहा। अब उन्होंने कुछ प्लेजेस लिए, उन्होंने अपना विज़न बताया कि भारत का क्या विज़न होना चाहिए आने वाले वर्षों में। तो उन सभी चीज़ों को बैकग्राउंड में आपको लिखना है, तभी इस तरह का जो निबंध है आपका पूर्ण हो सकता है, पूरा हो सकता है। ओके, इसके बाद फ्रेंड आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखना है, अर्थात मायने देना है कि इसके क्या मायने हैं, इसको क्यों मनाया जा रहा है। ठीक है, मनाया जा रहा ऑब्वियसली एक तो सबसे पहले कि जितने भी हमारे अनसंग हीरोज़ हैं, मतलब जिनको हम लोग भूल गए हैं, हम लोगों को याद नहीं, हो सकते हैं कि वे ऋषि मुनीज हो सकते हैं वे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हो, स्पेशली फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, जिनको हम लोग भूल गए उनको याद करना सबसे ज़्यादा यह बड़ा ऑब्जेक्टिव है इस अमृत महोत्सव के मनाने का। ठीक है, दूसरा क्या है कि भारत ने 75 साल पूरे किए हैं, तो 75 साल में भारत ने क्या पाया,
क्या खोया है इसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि खोने क्या खोया उसके बारे में हम लोग अगर याद करेंगे तब हम लोगों का जो मोटिवेशन है वो डाउन हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने पाया क्या है ना, इन 75 सालों में हम लोगों ने कौन कौन से चेंजेस लाए हैं जिसके कारण से भारत अभी दुनिया का 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है ब्रिटेन को पछाड़ करके। ठीक है, तो अचीवमेंट्स आपको देना है, ऑब्जेक्टिव्स में अचीवमेंट्स के बारे में सोचना है, यही ऑब्जेक्टिव है। क्या क्या ऐसे विचार हम लोगों के आए, किस तरह से पॉलिटिकल विचार में बदलाव आया, किस तरह से हमारे अर्थव्यवस्था में बदलाव आया, जिसके कारण से भारत अभी इस मुकाम पर खड़ा है जिसके और अभी पूरी दुनिया भारत की ओर ताक रहा है, भारत के से कुछ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। ठीक है, तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखना है, वो हम लोग डिटेल में आगे करेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है हमारे, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को इसमें दिए जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड जो लास्ट हम लोग करेंगे वह रहेगा हम लोगों का कंक्लूज़न। ठीक है, कंक्लूज़न हम कंक्लूज़न में ऑब्वियसली ये आपका अपना ओपिनियन होता है, पर्सनल ओपिनियन होता है, तो इसको लिखेंगे। और इस तरह से आप प्लान यदि बना लेते हैं इस पर ऐसे लिखने का, तब क्या है कि आपका ऐसे जो होगा वो काफ़ी पूर्ण होगा और आप काफ़ी प्रभावकारी ढंग से लिखेंगे और इस तरह से आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो फ्रेंड हम लोग एक एक करके जानना शुरू कर देते हैं कि इस इंट्रोडक्शन में हमारा क्या होगा, बैकग्राउंड में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स में क्या होगा, कंक्लूजन में क्या होगा। ओके, तो फ्रेंड लेट्स हैव अ लुक एट द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज टू से इंट्रोडक्शन। ठीक है, भूमिका में हम लोग क्या करेंगे। फ्रेंड इंट्रोडक्शन में आपको लिखना क्या है, आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर देना है। क्या कह करके देना है कि भारत 75वां वर्षगांठ मना रहा है अपनी आज़ादी की, और इस 75 साल में भारत अपनी गौरवशाली गाथा को लिख रहा है और यह किस तरह से अनसंग हीरो से यह प्रेरणा को प्राप्त करेगा, किस तरह से यह विविधताओं वाला देश होने के बावजूद भी यह प्रोग्रेस किया लिंग्विस्टिकली, कल्चरली, इस तरह से काफ़ी विविधता भारत में पाया जाता है। फिर भी ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का ये जो नोशन है, ये जो युक्ति है, इसको चरितार्थ करते हुए वह किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में आपको यहाँ पर ब्रीफ में डालना है, लिखना है। फ्रेंड यदि आपको याद रह सके तो प्लीज़ आप पीएम मोदी का ये जो स्टेटमेंट मैं स्क्रीन पर लिखवा देता हूँ, आप ज़रूर उसे लिख लें। यदि आपको याद रहे तो ज़रूर आप इसको मेंशन कर दीजिएगा इंट्रोडक्शन में, क्योंकि उनके इस इंट्रोडक्शन में आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है क्या। ठीक है, तो आप फ्रेंड ज़रूर आप इसे लिखें। पीएम मोदी ने कहा था दी आज़ादी का अमृत महोत्सव मीन्स elixir means amrit, elixir of energy of independence, okay, elixir of inspirations means प्रेरणा, inspirations of the warriors, हम लोग इसका हिंदी भी ले लेंगे। ठीक है, inspiration of the warriors of freedom struggle, elixir of new ideas, and elixir of Atmanirbhar, and elixir of निर्भरता। ओके, आत्मनिर्भरता। देयरफॉर लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप इसका मीनिंग जरूर समझ लें। देयरफॉर दिस महोत्सव फ्रेंड, मैं इसको टेक्स्ट के रूप में मैं रिप्रेजेंट कर सकता था, मैंने जानबूझ करके नहीं किया ताकि आप जो मूवमेंट देखें स्क्रीन पर
उससे आप कुछ जान सके, कुछ उसका मीनिंग निकाल सके और यह दिमाग में एबाइडिंग इम्प्रेशन छोड़े। एबाइडिंग इम्प्रेशन मतलब अमिट छाप छोड़े, यह इम्प्रेस करे आपको और यह आपको एग्ज़ाम में याद रखने के लिए मदद करे। ठीक है, दिस महोत्सव इज़ अ फेस्टिवल। आप क्या है ना फ्रेंड, यदि आपको इतना याद नहीं रहे तो ये लास्ट वाला जो सेंटेंस अभी जो मैं लिखा रहा हूँ आप वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी ऑब्जेक्टिव जो है सरकार की, ये पूरे राष्ट्र की, वो अच्छी तरह से झलकता है ना। इज़ अ फेस्टिवल ऑफ अवेकनिंग ऑफ द नेशन, festival of fulfilling the dream, of good governance, and the festival of global peace and development। ठीक है, अर्थात इसका मतलब आप जान ले ताकि आप इसे याद रख सकते हैं। फ्रेंड, इसका मतलब हुआ आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है वह स्वतंत्रता की ऊर्जा का अमृत है। ठीक है, स्वतंत्रता की ऊर्जा का अमृत है। वो फर्दर कहते हैं, मतलब मोदी जी कहते हैं, यह स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा का अमृत है। ठीक है, और ये जो है विचारों का अमृत है। ठीक है, ये विचारों का अमृत है और आत्मनिर्भरता का अमृत है। इसीलिए ये जो महोत्सव है वह है राष्ट्र के जागरण का उत्सव है। ठीक है, ये जो महोत्सव है वह है यह जो है सुशासन के सपने को पूरा करने का यह उत्सव है। यह जो महोत्सव है वह है उत्सव है किसका? विश्व शांति का और प्रगति का यह उत्सव है। तो इसी से ही आपको समझ में आ जा रहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्वियसली इसका आपको बैकग्राउंड भी समझ में आ गया। इसको आप इंट्रोडक्शन में इसी तरह से आप लिखेंगे, काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद फ्रेंड आपको क्या करना है कि थोड़ा सा और भी आपको लिखना है इसमें इंट्रोडक्शन में कि ये जो अमृत महोत्सव है इसकी जो ऑफिशियली जो स्टार्टिंग डेट जो डिक्लेयर की गई वह था 12 मार्च 2021 को ये ऑफिशियली स्टार्ट किया गया इसको, और यह 75 सप्ताह तक 75 वीक्स तक यह चलेगी। और ये जो अमृत महोत्सव है, दरअसल ये जो अमृत महोत्सव 1 साल तक मनाए जाने की बात थी, मतलब 15 अगस्त 2022 को ये ख़त्म होने वाली थी, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया कब तक? अगले 1 साल तक। ठीक है, अगले 15 अगस्त 2023 तक। ऐसा इसलिए ताकि जो सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, वे अपने अनसंग हीरोज़ को याद कर सके अच्छी तरह से और उनसे प्रेरणा ग्रहण कर सके, और साथ ही साथ उनमें यह प्रेरणा आवे कि वो भी कुछ अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो फ्रेंड ये आपका इंट्रोडक्शन में इस तरह के कंटेंट आपके हो गए। अब फ्रेंड इसके बाद आपका आता है बारी बैकग्राउंड का। ठीक है, अब बैकग्राउंड में आपको देना क्या है? बैकग्राउंड अर्थात पृष्ठभूमि। ठीक है, पृष्ठभूमि में अगर हो सके, अगर याद रह सके तो फिर प्लीज़ आप इसको ज़रूर दे दें, ताकि आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपका अच्छा खासा यहाँ पर शब्द भी बन जाएगा। मैं ज़रूर आपको कहूँगा कि बेंजामिन डिज़रायली का एक स्टेटमेंट आपको लिखना है, अगर याद रहे तो। वो कहते हैं, सबसे पहले ये आपको जानना है कि बेंजामिन डिज़रायली थे कौन। ये जो बंदा जो था डिज़रायली, ये जो बंदा था वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था और 2 बार प्रधानमंत्री वहाँ का बना। और ये इंडिपेंडेंस के पहले
ये जो है ना, ये प्रधानमंत्री रहे थे, उन्होंने भारत के बारे में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ था। स्टेटमेंट क्या था, इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। आप यदि इसको लिखते हैं तो ज़्यादा प्रभावकारी होगा, नहीं तो फिर आप इसका वर्णन जरूर कर दें, अपने शब्दों में वर्णन जरूर कर दें, ठीक है। वो क्या कहे थे भारत के बारे में कि इंडिया इज़ नॉट अ नेशन, भारत कोई राष्ट्र नहीं है। इंडिया इज़ नॉट अ नेशन, भारत राष्ट्र नहीं है। किस आधार पे उन्होंने कहा था, वो इस आधार पे कहा था, वो कहें कि इट लैक्स अ कॉमन लैंग्वेज, इट लैक्स अ कॉमन लैंग्वेज, मतलब भारत का कोई एक कॉमन लैंग्वेज नहीं है ना। जैसे कि अंग्रेज़ों का एक कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश, लेकिन यहाँ पर इतने सारे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है भारत में, भाषाई विविधता है कि उसके आधार पे बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था कि भारत में काफ़ी एक कॉमन लैंग्वेज है नहीं, इसलिए भारत एक नेशन नहीं है, भारत एक राष्ट्र नहीं है, ठीक है। डिज़रायली, है ना, लैंग्वेज नहीं है। और उन्होंने फर्दर क्या कहा उसको भी आपको जानने की ज़रूरत है, और ये क्या है, अ शेयर्ड ट्रेडिशन, है ना, भारत एक शेयर्ड ट्रेडिशन है, ऐसी परंपरा है जो कि शेयर्ड है ना, इसकी अपनी ट्रेडिशन नहीं है, मतलब एक जैसा ट्रेडिशन नहीं है, बस एक दूसरे को शेयर करते हैं ट्रेडिशन, परंपरा को। तो एक ये भी बात कर रहा है कि ये कॉमन ट्रेडिशन नहीं है भारत का, इसलिए भारत जो है ना डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा। इन्होंने इस तरह की बात उन्होंने कहा। और वो ये भी कहते हैं कि इट लैक्स अ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, भारत का अपना कोई ऐतिहासिक अनुभव नहीं है। वो कहते हैं कि भारत का कोई इतिहासकार तो था नहीं, भारत अपने इतिहास के बारे में ज़्यादा तो जानता है नहीं, इनके इतिहास के बारे में कोई दूसरा ही विदेशी ही लिखा, है ना, लेकिन भारत का अपना इतिहासकार कोई नहीं रहा, इसलिए इसका कोई हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए ये एक राष्ट्र नहीं है, ठीक है। वो फिर कहते हैं इट लैक्स अ कोहेसिव मेजॉरिटी, कोहेसिव मेजॉरिटी, मतलब यहाँ पर विविधता, यहाँ पर भी फिर वही सेंस में वही निकल रहा है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मेजॉरिटी की जहाँ तक बात है तो मेजॉरिटी जो है ना उसमें भी विविधता है, एक तरह के सोच वाले लोग नहीं है, एक तरह के व्यक्ति नहीं है, इस कारण से भारत डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, यह एक पिछड़ा हुआ ही देश बन करके रहेगा, ये खुद शासन नहीं चला सकता है, इस पर कोई मतलब इस पर कोई शासन करेगा, इसके लोगों को वो चलाएगा, उसको गवर्न करेगा, लेकिन ये खुद को गवर्न नहीं कर सकता है। उन्होंने इस बात को कहा। उन्होंने एक और आगे भी वो कहते हैं कि इट हैज़ नॉट अ डिफाइंड टेरिटरी एंड अ डिफाइंड टेरिटरी, ठीक है, डिफाइंड टेरिटरी। और ये कहते हैं कि इसकी जो टेरिटरी है, इसकी जो क्षेत्र है वो डिफाइंड नहीं है, काफ़ी इसमें अभी भी विवाद, इसकी जो टेरिटरी है वो काफ़ी विवादास्पद है, चाइना के साथ विवाद है, उसके बाद फिर अन्य देशों के साथ विवाद है। तो इस आधार पे उन्होंने कहा कि भारत में कोई डिफाइंड टेरिटरी नहीं है, ठीक है। वो एक और भी बात उन्होंने कहा कि ऑल ऑफ विच ही रिगार्ड्स, मतलब आई रिगार्ड एज द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ नेशन। जितने भी चीज़ें उन्होंने बताया तो वो उनके विचार से क्या है, इन तमाम तरह की चीज़ें ही कोई राष्ट्र का निर्माण कर सकती है, और भारत में इन सभी चीज़ों का अभाव है, इस कारण से भारत कोई राष्ट्र नहीं है। लेकिन फ्रेंड, क्या भारत एक राष्ट्र नहीं बना? जो उन्होंने कहा, जो कमियां उनको नज़र आया, दरअसल वही कमी भारत के लिए स्ट्रेंथ बना, ताकत बना, और उसी ताकत के आधार पर भारत अभी उभरती हुई सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में यह देश बन गया है। तो अगर बेंजामिन डिज़रायली अभी जिंदा होते तो ऑब्वियसली
वो ये चीज़ देख करके काफ़ी लज्जित होता। इसलिए भी लज्जित होता है क्योंकि ब्रिटेन का भी प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं, जान रहे हैं कि यही भारतीय मूल का प्रधानमंत्री बना। कौन सोच सकता था कि भारतीय मूल का प्रधानमंत्री ग्रेट ब्रिटेन का बनेगा, है ना। तो इस तरह का जो अचीवमेंट है, इस तरह के अचीवमेंट हम लोग सभी को प्रेरित करता है कि हम लोग भी अपने देश के लिए कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन दें ताकि हमारे आने वाले जनरेशन को याद रह सके कि ऐसे हमारे पूर्वज थे, ऐसे हमारे हीरोज़ थे। ठीक है, तो मेन उद्देश्य क्या है इस अमृत महोत्सव को मनाने का? यही है, इंस्पिरेशन को गेन करना है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की लाइफ से कुछ सीखना है और देश के लिए कुछ करना है, कुछ कंट्रीब्यूशन देना है। तो फ्रेंड, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कोटेशन है बेंजामिन डिज़रायली का, इसको आप दे करके अपने ऐसे को थोड़ा रॉबस्ट बना सकते हैं, थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने दिया। इसके बाद फ्रेंड थोड़ा इसी में ही बैकग्राउंड में आप JL नेहरू की ही भी बात को आपको जानना है, लिखना है। ठीक है, JL नेहरू आपको पता है कि उन्होंने एक भाषण दिया, एक काफ़ी ऐतिहासिक भाषण दिया 15 अगस्त 1947 को। वो उनका जो भाषण का जो शीर्षक था वह था अ ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ठीक है, भारत भाग्य विधाता। वो वे कहे हुए थे कि जब दुनिया सो रही है तो भारत जाग रहा है और अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा है। और उन्होंने कुछ विज़न दिया था, कुछ उन्होंने आने वाले भारत के बारे में बताया था। उन्होंने कुछ वादे किया कि भारत को कैसा होना चाहिए, भारत को कौन कौन से वादे को निभाना है। भारत एक लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री है, तो भारत को इसी तरह से चलना है। यह सेक्युलर कंट्री है, तो इसके सेक्युलरिज्म को आधार मान करके भारत को आगे बढ़ना है। तो और इसकी अर्थव्यवस्था क्या होनी चाहिए, कम्युनिस्ट होनी चाहिए या किस तरह से होनी चाहिए। उन्होंने एक विज़न दिया कि समन्वय विकास का उन्होंने एक पाथ दर्शाया। तो उस समन्वय विकास करते हुए भारत को आगे बढ़ना है और पूरी दुनिया में शांति स्थापित करना है। ठीक है, तो उनका ये जो सपना है कितना हद तक फुलफिल हुआ है, कितना हद तक ये पूरा हुआ है, इसी को ही जानने का, समझने का, रियलाइज़ करने का, एक्सपीरियंस करने का यह महोत्सव है। अब फ्रेंड हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को डालेंगे? ऑब्वियसली 4 जो थीम्स सरकार ने सुझाए हैं इस अमृत महोत्सव को लेकर के, उन चारों थीम्स को हम लोगों को वर्णन कर देना है, तभी हम लोगों का ऑब्जेक्टिव से पूरा हो जाएगा। सबसे पहला जो थीम है, जो विषय वस्तु है इस अमृत महोत्सव का, वह है आइडियाज़ एट 75, अर्थात 75 वर्ष पूरे होने पर सुझाव। भारत को किस तरह के सुझाव मिलने चाहिए, इसके लिए सरकार ने पूरे राष्ट्र में एक अभियान चलाया कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स, किस तरह के आइडियाज़ भारत के पास होने चाहिए। तो आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने कई तरह के सुझाव मांगे हैं और कई तरह के सुझाव भी सरकार के पास गए हैं ताकि भारत आगे बढ़ सके। जैसे कि वाटर कंजर्वेशन या इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कैसे रोका जाए और किस तरह से सरकार सुशासन की जो मुहिम है वह आगे वो बढ़े, इससे रिलेटेड कई तरह के आइडियाज़ को उन्होंने इनवाइट किया। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड यदि दूसरे तरह का जो थीम है वह है रिजॉल्व एट 75। कहने का मतलब है कि 75 साल पूरे हो जाने पर भारत का संकल्प क्या है। ठीक है, संकल्प को रियलाइज़ करना है, संकल्प को लोगों को बताना है कि किस तरह के संकल्प है हमारे लिए, ताकि कि भारत अभी जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है वह पूरी तरह से डेवलप्ड बन जाए, पूरी तरह से विकसित राष्ट्र बन जाए। इसके लिए कौन कौन से हम लोगों को रेजोल्यूशंस लेने हैं, कौन कौन से ऐसे दृढ़ संकल्प लेने हैं, इससे रिलेटेड ये जो नेक्स्ट थीम है, ये जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसमें आपको ऑब्वियसली लिखना क्या है कि सरकार ने ऑब्वियसली इसके लिए सरकार क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने की बात कहा है। इन्होंने इनिशिएटिव लिया। इसके बाद फिर इन्होंने गुड गवर्नेंस वीक
इनिशिएटिव को चलाया, गुड गवर्नेंस वीक। इसमें लोगों को बताया गया कि किस तरह से सरकार से सीधे जुड़ सके, किस तरह से करप्शन फ्री भारत बन सके, किस तरह से सुशासन के लिए जनता की भागीदारिता हो सकती है। मतलब यह पूरी तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस इनिशिएटिव सरकार ने लिया ताकि लोग एक संकल्प के साथ देश में आगे बढ़ सके और देश को कंट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड जो तीसरा जो ऑब्जेक्टिव इसका है वह है एक्शन एट 75, एक्शंस एट 75। ये भी एक थीम है। इसी थीम पर भारत का यह अमृत महोत्सव मनाया जाना है। वह क्या है कि कौन कौन से सरकार ने एक्शंस लिए हैं, है ना, इसके बारे में आपको इसमें लिखना है। जैसे कि सरकार का बहुत बड़ा जो चीज़ है, बहुत बड़ा जो सरकार का एक मुहिम है वह है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ठीक है, सबका प्रयास। ये नहीं कि सरकार के भरोसे सिर्फ बैठे रहना है, खुद भी प्रयास करना है, कोई अपने देश के लिए, मतलब पैट्रियोटिक बनना है, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए आपको प्रयास करना है। कुछ चीज़ें जो खुद से हो सकते हैं उसको करना है। ठीक है, वो एक्शंस। और इसके बाद फिर सरकार ने और तरह के कई सारे एक्शंस लिए, जैसे कि गति शक्ति योजना जो सरकार ने लाया, गति शक्ति योजना, जो कि एक नेशनल मास्टर प्लान है, ताकि पूरे देश में एक नेटवर्क स्थापित हो सके, सड़कों का नेटवर्क स्थापित हो सके, रेलवे लाइन का नेटवर्क स्थापित हो सके, ताकि आवागमन अगर सुगम होगा तब देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ होगी। और इस पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। काफ़ी बेहतरीन यह योजना है सरकार की। इससे देश में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी हुआ है और इसके साथ ही साथ अन्य तरह के एक्शन से सरकार ने लिए हैं, तो उनको आपको इसी एंट्री में लिख डालना है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग जो फोर्थ जो ऑब्जेक्टिव में हम लोग लिखेंगे वो है अचीवमेंट्स एट 75, अचीवमेंट्स एट 75। कहने का मतलब हो गया कि 75 साल पूरे हुए भारत के, तो 75 साल में भारत ने क्या पाया, इसी को ही ले करके हम लोगों को इसमें अपनी भाषा में लिखना है। जैसे कि भारत जो है ना 5000 साल पुराना इसकी जो प्राचीन इतिहास है, 5000 साल में हम लोग देखें कई सारे अचीवमेंट्स, है ना, अचीवमेंट्स के बारे में आपको बताने हैं। अगर आप लेटेस्ट अचीवमेंट्स के बारे में आप बताना चाहते हैं तो ऑब्वियसली जो हम लोग मनाते हैं स्वर्णिम विजय वर्ष, इसके बाद फ्रेंड हम लोग अचीवमेंट में दे सकते हैं कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है ब्रिगेड ब्रिटेन को पछाड़ करके। ठीक है, और आने वाले कुछ सालों में 2047 तक लक्ष्य सरकार ने रखा है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, विश्व पटल पर स्थापित करना है। इसके लिए ये जो अमृत महोत्सव है वो मनाया जा रहा है, ताकि यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो मोटिवेटेड हो सके कि 2047 का जो विज़न है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, तो वो पूरा हो सके। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग अचीवमेंट में ये भी दे सकते हैं, इसरो ने अभी हाल ही फिलहाल अभी तक का हेवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च किया 23 अक्टूबर 2022 को, जिसका नाम था GSAT-11, है ना। ये भी कीर्तिमान स्थापित किया इसरो ने ऐसा करके। तो इस तरह का जो अचीवमेंट्स है, इस तरह के अचीवमेंट्स को जनता तक पहुंचाना है, इस तरह के अचीवमेंट्स को जानना है और इससे प्रेरणा ग्रहण करना है और इस तरह से भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में इसको स्थापित करना है पूरे विश्व पटल पर। अब फ्रेंड हम लोग ऐसे को कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन में हम लोग क्या देंगे? कंक्लूजन में हम लोग देंगे कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हम लोगों को गौरवान्वित फील करना है
इसके गौरवशाली इतिहास को लेकर के, इसके गौरवशाली प्रजातंत्र को लेकर के, इसकी अर्थव्यवस्था को लेकर के, और ये जिस अबाध गति से ये आगे बढ़ रही है हमारा राष्ट्र, उसमें हम लोगों का योगदान पूरा का पूरा होना चाहिए। इस तरह से फ्रेंड हम लोग दिए गए शीर्षक पर निबंध लिख सकते हैं। फ्रेंड कैसे आपको निबंध लिखना है, किस तरह से आपको ऑर्गेनाइज उसे करना है, किस तरह से आपका थॉट प्रोसेस चलना चाहिए, इस शीर्षक से संबंधित मैंने काफ़ी विस्तृत ढंग से इस वीडियो सेशन में बनाया। आप इस पर हिंदी में या तो अंग्रेजी में निबंध ज़रूर लिखें। ओके फ्रेंड, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तब हमारे ऐप को ज़रूर आप इंस्टॉल करें गूगल प्ले स्टोर से। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। फ्रेंड, किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है, आपको अच्छी तरह से किसी के मार्गदर्शन में पढ़ाई करना है। आप अवश्य फाइनली सिलेक्टेड होंगे। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू।